हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 16 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें पहला पॉइंट था ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन जो है इजराइल द्वारा संचालित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ईरान के द्वारा जो परमाणु बम बनाए जा रहे हैं उसके परमाणु ठिकानों पर इस ऑपरेशन के तहत हमला किया गया और इसका उद्देश्य था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। इसके तहत इजराइल के इस आक्रमण में ईरान के जो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे और इसके जो ईरान के परमाणु सुप्रीम कमांडर थे, जैसे रिवोल्यूशनरी कोर्प जो है, स्पेशल फोर्सेस है, उसके कमांडर भी इस हमले में मारे गए। इसके जो जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया। ईरान ने अपने हमले जो इस हमला जिस ऑपरेशन के तहत किया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन किससे संबंधित है? इजराइल ने इस अभियान को शुरू किया, और जबकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है वह ईरान से संबंधित है। इसके अलावा हमने पढ़ा था डिजिटल भुगतान की सिक्योरिटी के लिए एक समझौता हुआ, और वो समझौता हुआ भारत की एनपीसीआई और आईडीआरबीटी। ये आईडीआरबीटी क्या करती है? आईडीआरबीटी जो है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित सुरक्षा दस्तावेज उपलब्ध कराती है, सुरक्षा से संबंधित रणनीतियां देती है। तो जो इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में भारत में साइबर सुरक्षा के लिए जो समझौता एनपीसीआई ने किस संस्था के साथ किया? तो आईडीआरबीटी के साथ किया। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी भारत का पहला स्वदेशी ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। देखिए, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम वह होता है जो बिना किसी मानवीय सहायता के भी संचालित हो सकता है। तो इसके तहत भारत की जो देहरादून स्थित डिफेंस फर्म है उसने एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित मशीन गन विकसित की है। इसके तहत जो है यह मशीन गन बिना मानवीय सहायता से एआई से संचालित होती है। इसके तहत मीलों दूर जो है दुश्मन को सटीकता से निशाना बना सकती है। तो ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की तकनीक अभी तक चुनिंदा देशों ने विकसित की है। यह तकनीक अभी तक जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन, इन देशों ने ही विकसित की है। तो भारत भी इन देशों की सूची में शामिल है। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ी, ये आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ये अभी वर्तमान में आयोजित हो रहा है जर्मनी के म्यूनिक में। और इस वर्ल्ड कप में भारत ने अभी तक 3 पदक जीते हैं। 3 पदकों में जो स्वर्ण पदक है भारत की तरफ से वो जीता सुरुचि सिंह ने, और इसके अलावा 2 कांस्य पदक जीते, जिनमें एक कांस्य पदक सिफत कोट सामरा और एक वनारवेल ने जीता। तो अभी तक 3 पदक जीते हैं। ये वर्तमान में संचालित हो रही है म्यूनिक जर्मनी में। इसके अलावा था क्लब वर्ल्ड कप। क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन 14 जून से संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है, और इसमें वर्तमान में 32 टीमें भाग ले रही है। जनरली जो है इसमें 7 टीमें ही भाग लेती है, इस बार 32 टीमें बढ़ाई गई है टोटल। जो इसके अलावा जो है इसमें एक देश से अधिकतम 2 टीमें भाग ले सकती है, और एक महाद्वीप से अधिकतम 4 टीमें भाग ले सकती है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? यूएसए में इसका आयोजन हो रहा है। इसके अलावा जो था अभी रिसेंट प्रियंका गोस्वामी, ये भारत की एथलीट है और ये चर्चा में रही। किस कारण से? इन्होंने रिसेंटली जो है ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। तो इस न्यूज से आपकी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ने भारत की किस महिला एथलीट ने पहला स्थान हासिल किया? तो प्रियंका गोस्वामी। इसके अलावा हमने पढ़ा था चर्चित व्यक्तित्व में विजय रूपाणी। देखिए, विजय रूपाणी का रिसेंट जो है एयर इंडिया प्लेन क्रैश में निधन हुआ। ये गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात में इन्होंने 2016 से 2021 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और इसके अलावा जो है ये गुजरात के पश्चिमी राजकोट से विधायक थे और भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था भारतीय तटरक्षक दल की एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी तटीय सुरक्षा से संबंधित। जो भारत के जो तटीय राज्य है उनसे संबंधित सुरक्षा से संबंधित ये बैठक हुई। इसमें भारत की सभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने भाग लिया, और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक है परमेश शिवमणि ने इसकी अध्यक्षता की। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने, एक तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इसके जो भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में अध्यक्ष है परमेश शिवमणि। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट जो है, यह नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होता है, और इस बार इसका आयोजन जो है मंगोलिया के उलान बटर में हो रहा है। इसके अलावा सोनल मानसिंह के बारे में बात की। देखिए, सोनल मानसिंह जो है प्रख्यात नृत्यांगना है, ये ओडिसी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। इन्हें साहित्य और कला में योगदान के लिए श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार जो है यह असम सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि हाल ही में श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है राज्यसभा की मनोनीत सांसद भी रही है। इसके अलावा हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर पाइने के बारे में। देखिए अलेक्जेंडर पाइने जो है, जो अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक और राइटर है, इन्हें रिसेंटली लोकार्नो फेस्टिवल के अलेक्जेंडर पाइनो को लोकार्नो फेस्टिवल के पार्डो दी और ऑनोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मानद तेंदुआ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में किसे पार्डो दी ऑनोर और मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अमेरिका के अलेक्जेंडर पाइने को किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमने एक फेस्टिवल के बारे में पढ़ा, वो था पोसन पोया उत्सव। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि पोसन पोया उत्सव किस देश से संबंधित है। तो देखिए पोसन पोया उत्सव जो है वो श्रीलंका में मनाया जाता है। और श्रीलंका में किस कारण से मनाया जाता है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन से मनाया जाता है कि पहली बार जो है बौद्ध भिक्षु ने यहाँ पे पहली बार यहाँ के राजा को जो है बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दिया था। तो इस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है जून माह में पूर्णिमा के दिन पर। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था भारत के जो शेयर बाजार है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो है टॉप 10 इक्विटी बाजारों के रिटर्न देने में भारत पहले स्थान पर रहा है। देखिए ब्लूमबर्ग ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की, इसके तहत भारत का जो शेयर बाजार है वह रिटर्न देने में सब पहले स्थान पर है। भारत ने अभी तक जो है 21%, लगभग 21% के आसपास रिटर्न दिया है, जो विश्व में सर्वाधिक है। भारत जो है टॉप शेयर मार्केट कैप के आधार पर भारत टॉप 5 शेयर बाजारों में शामिल है, ये 5वें स्थान पर है। और मार्केट कैप के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसके अलावा हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है वह 13 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह जो अल्बिनिज्म एक आनुवंशिक बीमारी है, ये मेलानिन की कमी से होती है। इससे त्वचा और बालों का रंग भी बदल जाता है, आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल जाता है। तो इसके बारे में हमने कंप्लीट बात की थी। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें है, पहला है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। तो ये जो अभी तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है वह फ्रांस के नीस शहर में हुआ। लेकिन अब इसका जो अगला आयोजन है 2028 का, तो इस 2028 का अगला आयोजन जो है चीन और दक्षिण कोरिया की मेजबानी में किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन किसकी मेजबानी में किया जाएगा, तो चीन और दक्षिण कोरिया की मेजबानी में किया जाएगा। अभी जो रिसेंट हुआ फ्रांस के नीस शहर में, उसका आयोजन जो है फ्रांस और कोस्टा रिका की मेजबानी में किया गया। तो यहाँ इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगला आयोजन कहाँ, चीन और दक्षिण कोरिया की मेजबानी में। जबकि अगर आपसे पूछे कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ, तो वह हुआ फ्रांस के नीस शहर में, फ्रांस और कोस्टा रिका की मेजबानी में। तो ये इस न्यूज की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है ये, इसके बारे में देखिए अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो आपको ये 13 जून की डेली करंट अफेयर्स की न्यूज में इसके बारे में कंप्लीट आपको डिस्कशन मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें जो है जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत की तरफ से, तो वो क्या है, तो उसमें भारत की तरफ से देखिए साहव पोर्टल लॉन्च किया गया। तो साहव पोर्टल क्या है, जीआईएस आधारित निर्णय सहायता प्रणाली है जो महासागर संरक्षण के लिए उपयोगी रहेगी और समुद्र संरक्षण के लिए यह कार्य करेगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोरल बॉन्ड। तो देखिए इस महासागर समिट में जो कोरल बॉन्ड है, यह दो संस्थाओं ने, एक तो इंडोनेशिया और एक विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया कोरल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट है, एक तो साहव पोर्टल किसके द्वारा, भारत द्वारा लॉन्च किया गया समुद्री संरक्षण के लिए, और जबकि कोरल बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंडोनेशिया और विश्व बैंक द्वारा कोरल संरक्षण, जो कोरल रीफ संरक्षण है, प्रवाल भित्ति है समुद्र में, उसके संरक्षण के लिए इंडोनेशिया और विश्व बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया। आगे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो देखिए पंजाब उद्योग क्रांति पहल शुरू की गई है रिसेंट, और ये पंजाब उद्योग क्रांति पंजाब राज्य में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य वहां के उद्योगों को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो जो अभी तक आपने सुना होगा कि जैसे जो है दुग्ध क्रांति के बारे में सुना, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके बारे में सुना, तो यहाँ पे भारत की राज्य स्तर पर की गई पहली औद्योगिक क्रांति पहल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्रांति पहल शुरू की गई है, तो उसका आंसर रहेगा पंजाब।
तो इसके तहत क्या है कि इन्होंने जो है उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्योगों में जो उद्योग स्थापित करने में जो आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें क्या घोषणाएं की है। देखिए इसमें 45 दिवसीय डीम्ड अप्रूवल। अब इसका क्या मतलब है कि पंजाब राज्य में अगर कोई भी उद्योग लगाना चाहेगा तो उससे संबंधित जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो 45 दिनों में कंप्लीट की जाएगी। अगर 45 दिनों में राज्य के अधिकारियों या ब्यूरोक्रेसी द्वारा अप्रूव नहीं होता है तो वह ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। मतलब जो भी अगर उद्योग लगाना चाह रहा है तो 45 दिनों में उसका फैसला किया जाएगा। इसके अलावा फास्ट ट्रैक पोर्टल भी इसमें विकसित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की समीक्षा के लिए प्रावधान किया गया है और ऑटो जो अटेस्टेड है उसका भी प्रावधान है कि जो कुछ चीजें, कुछ प्रावधान है वो ऑटो अटेस्टेड भी हो सकता है, स्वयं प्रमाणन भी हो सकता है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने रंग कोडित स्टाम्प पेपर जो है, कलर कोडेड स्टाम्प पेपर पहल भी शुरू किया है। देखिए कलर कोडेड जो स्टाम्प पेपर पहल है ये देश में पहली बार जो शुरू की गई थी वो पंजाब में की गई थी। ये बेसिकली जो है 2023 में ये पहल शुरू की गई थी, लेकिन हमें ध्यान रखना अभी रिसेंट उद्योग क्रांति पहल के कारण चर्चा में रहा है। तो जो कलर कोडेड या रंग कोडित स्टाम्प पेपर पहल है यह पहली बार जो है पंजाब राज्य द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा सिंगल विंडो प्रणाली भी विकसित की गई है और जैसे अपन ने डिस्कस किया कि स्वतः आगे बढ़ने वाली प्रणाली रहेगी। इसमें अगर राज्य सरकार द्वारा 45 दिनों में उद्योगों को अप्रूव नहीं किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी वो इंडस्ट्री। तो इस तरह से क्या है कि पंजाब में उद्योगों को प्रोत्साहन देना, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। आगे हम लोग बात करें तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी रिसेंट में चर्चा में रहे। तो ये किस कारण से चर्चा में रहे, ये फुटबॉलर है और ये इन्हें इको स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है 2025 में आयोजित होने वाला है, इसका वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। तो वैश्विक राजदूत या वैश्विक एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में इको स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत या वैश्विक एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो है ये वैश्विक ग्लोबल लेवल पे जो ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये इसका आयोजन जो है सऊदी अरब में किया जाएगा, रियाद में। तो यहाँ इस स्लाइड में आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक तो जो है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का एम्बेसडर या ग्लोबल एम्बेसडर किसे घोषित किया गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा, तो वो होगा रियाद, सऊदी अरब में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है। अब इसका आयोजन कब होगा, देखिए 7 जुलाई से 24 अगस्त तक होगा। इसमें 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे 100 देशों के और 200 क्लब भाग देंगे। ये जो वर्ल्ड कप है, ये जो ई गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है। रियाद जो सऊदी अरब में स्थित है वहां पे इसका आयोजन होगा। इसके अलावा हम जो बात करें, देखिए डीएफसीसी बैंक अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। डीएफसीसी बैंक देखिए श्रीलंका से है और डीएफसीसी बैंक भारत में किस कारण से चर्चा में रहा है, तो भारत में एक गिफ्ट सिटी है। यह गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में स्थित है, भारत की गिफ्ट सिटी है। तो वहां पे जो है डीएफसीसी बैंक जो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईएक्स में ग्रीन बोर्ड में लिस्टिंग होने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि हाल ही में गिफ्ट सिटी में एनएसई आईएक्स पर ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग में पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है, तो वो रहेगा आपके डीएफसीसी बैंक। डीएफसीसी बैंक जो है ये श्रीलंका से है, श्रीलंका का बैंक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एनएसई आईएक्स क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है, ये इसमें ग्रीन लिस्टिंग में शामिल होने वाला पहला विदेशी बैंक जो है वह डीएफसीसी बैंक है। ये चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका मूल्य क्या रहेगा, $2.5 अरब रहेगा और पहला विदेशी कॉर्पोरेट है ये गिफ्ट सिटी में एनएसई आईएक्स में लिस्टिंग होने वाला। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, एक तो डीएफसीसी बैंक किस देश से है, श्रीलंका, और एनएसई आईएक्स में ग्रीन लिस्टिंग में इसका चयन हुआ है, तो ये विदेशी संस्था है, ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें, देखिए हाइब्रिड यूएवी रुद्रास्त्र का अभी रिसेंट सफल परीक्षण किया गया। ये एक अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, इसका अभी परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण जो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया है। इसकी जो सबसे स्पेसिफिक विशेषता है कि इस यूएवी के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसका जो नाम है रुद्रास्त्र VTOL। VTOL से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के क्या मतलब है कि यह कहीं भी लैंड हो सकता है, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसके अलावा क्या है, इसका विकास जो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया और यह भारत के जो है यूएवी में एक तरह से क्रांति की तरह है। किस तरह से कि भी 170
किलोमीटर की रेंज पर निशाना लगा सकता है और वापस भी आ सकता है। इसमें छोटे बमों को छोटे बम ले जाने की भी क्षमता है। और ये जो रुद्रास्त्र यूएवी है, यह जो है पश्चिमी बॉर्डर स्पेशली पाकिस्तान के जो आतंकवादी क्षेत्र है वहां के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये जो है इसके लिए टेक ऑफ और लैंडिंग की आवश्यकता नहीं होती और ये छोटे बमों से सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। तो ये जो हाइब्रिड यूएवी रुद्रास्त्र है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो इसमें देखिए सूर्य के दक्षिणी ध्रुव का चित्रण रिसेंट अभी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश जो है वो भारत बना था चंद्रयान मिशन के तहत। अभी सूर्य के जो दक्षिणी ध्रुव का चित्रण किस यूरोपीय एजेंसी ने किया है, तो देखिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने रिसेंटली जो है सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के चित्र जारी किए हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये देखिए पहली बार हो रहा है वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के चित्रण या सूर्य के दक्षिणी ध्रुव से संबंधित जो है फोटोग्राफ्स किस संस्था द्वारा जारी किए, किस स्पेस एजेंसी द्वारा जारी किए गए, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए द्वारा जारी किए गए। अब देखिए मिशन क्या था, ये मिशन जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का एक संयुक्त मिशन था सोलर ऑर्बिटर के तहत। इसमें जो है सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों का पता लगाना था, इसका उद्देश्य था। और इसके तहत क्या है कि सौर चक्रों की जो भविष्यवाणी है, सोलर सर्किल जो है सौर चक्र किस प्रकार से उनकी कार्यवाही किस तरह से होती है, तो उसके बारे में इसका जानना इसका उद्देश्य था। तो ये पहली बार जो है ईएसए ने इस तरह के सोलर सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के चित्र जारी किए गए। तो ये यहाँ पे एजेंसी का आप नाम ध्यान रखें ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट हम लोग न्यूज की बात करें तो देखिए ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट अभी रिसेंटली जारी की गई है। ये आपके विस्थापन से संबंधित है और ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जो वो किसने जारी की, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर द्वारा ये जारी की गई। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा जारी गई, यूएनएचसीआर या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा जारी गई। इस रिपोर्ट का क्या नाम था, इस रिपोर्ट का नाम था फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024। मतलब जो है कि शरणार्थियों की संख्या के बारे में यह रिपोर्ट थी कि किस देश से कितना विस्थापन हुआ, कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा अंतिम स्थान पर है, और उसके बारे में यह पूरा है। तो इन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 तक टोटल विश्व में 122.1 मिलियन लोग जो है विस्थापित हुए, लगभग 12 करोड़ लोग हैं जो वैश्विक स्तर पर विस्थापित हुए। पहला पॉइंट तो ये। इसके अलावा जो सर्वाधिक विस्थापन कहाँ हुआ, तो सर्वाधिक विस्थापन हुआ आपके सूडान में। सूडान में 14.3 मिलियन लोग जो है विस्थापित हुए। और ये विस्थापन का कारण जो है वो विस्थापन का कारण देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय अशांति, मतलब जो इन विभिन्न देशों में अशांति है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, सीरिया सूडान यमन, इन सारे देशों में जो आंतरिक गृह युद्ध है, इस कारण से विस्थापन हुआ। तो सर्वाधिक विस्थापन जो है सूडान में हुआ। और शरणार्थियों की जो माइग्रेंट्स की जो सर्वाधिक जो संख्या रही किस देश में रही, तो सर्वाधिक संख्या रही ईरान में। तो यहाँ पे देखिए 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सबसे पहली चीज कि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, यूएनएचसीआर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। और इसमें ग्लोबल लेवल पर अप्रैल 2025 से कितना विस्थापन हुआ, 122.1 मिलियन विस्थापन हुआ। विस्थापन सर्वाधिक विस्थापन जो है वो कहाँ पे हुआ, सर्वाधिक विस्थापन सूडान में हुआ। और माइग्रेंट्स मतलब शरणार्थियों की जो सर्वाधिक संख्या कहाँ रही, वो रही ईरान में। इसके अलावा हम लोग आंतरिक विस्थापन की बात करें। आंतरिक विस्थापन का मतलब है कि देश में एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे विस्थापन मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी, जैसे भारत में जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर विस्थापन रोजगार के लिए, तो वो एक आंतरिक विस्थापन होता है। तो आंतरिक विस्थापन जो है 73.5 मिलियन हुआ। तो ये चीज आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट से, एक तो जारी करने वाली संस्था, सर्वाधिक विस्थापन कहाँ हुआ, शरणार्थियों की संख्या कहाँ पर सर्वाधिक है, और इसके अलावा जो है टोटल ग्लोबल लेवल पर कितने विस्थापित हुए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट है आपके लखनऊ रिसेंटली चर्चा में रहा है। लखनऊ किस कारण से चर्चा में रहा है, लखनऊ जो है यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए अभी भारत की तरफ से नामांकित किया गया है। तो देखिए गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी क्या है और क्वेश्चन क्या बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात करें। क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बन सकता है कि हाल ही में यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया, तो उसका आंसर रहेगा आपके लखनऊ। अब देखिए गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी क्या है, गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में इसमें जो है पाक कला जो फूड से संबंधित है कि किसी शहर के जो है
जो खाने की जो चीजें हैं जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरह की जो किसी शहर में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहती है, तो लखनऊ शहर जो अपने खाने के लिए प्रसिद्ध है, तो इस कारण से इसे यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में नामित किया गया है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो देखिए, जो यूनेस्को की जो इसमें सिटीज से संबंधित जो संस्था है वो है यूसीसीएन। यूसीसीएन क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है। और इसके बारे में हम बाकी जो चीजें आपने डिस्कस कर ली, इसमें जो टोटल टूरिज्म जो लखनऊ में है वो लगभग 48 करोड़ के आसपास रहता है। इसके अलावा जो है अंतरराष्ट्रीय आयोजन लखनऊ में हुए हैं, G20 और डिफेंस एक्सपो भी लखनऊ में आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज है वो है बेराबी सेरांग रेल परियोजना। अब देखिए, बेराबी सेरांग रेल परियोजना ये जो है मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम से संबंधित है तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही बेराबी सेरांग रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। अब मिजोरम से क्यों संबंधित है उसके बारे में हम लोग बात करें तो इस परियोजना के तहत मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, उसे रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। देखिए, पूर्वोत्तर के अभी तक कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर रेल नेटवर्क नहीं है। वहां पे रेल नेटवर्क नहीं होने का कारण है वहां की जो है उसकी पृष्ठभूमि, मतलब जैसे जहाँ पे वो जो भूभाग है वहां का वो इस तरह से नहीं है, वहां पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे रेल नेटवर्क की पहुंच प्रॉपर नहीं है। तो ये जो बेराबी सेरांग है, इस परियोजना के तहत पहली बार मिजोरम की राजधानी जो है रेल नेटवर्क से जुड़ी है, तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। इस परियोजना के तहत जो है 48 सुरंगें बनाई गई, 12,853 लगभग 13 किलोमीटर तक की सुरंगें बनाई गई, 55 प्रमुख पुल और एक पुल 104 मीटर ऊंचा भी इसमें है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके हो सकता है क्वेश्चन वो ये है कि बेराबी सेरांग रेल परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। किस कारण से? क्योंकि इसकी राजधानी पहली बार जो है रेल नेटवर्क से जुड़ी है। आगे हम लोग बात करें तो देखिए, यह है विश्व रक्तदाता दिवस। जो है विश्व रक्तदाता ब्लड डोनर डे है, जो ये प्रतिवर्ष जो है 14 जून को मनाया जाता है। और ये दिवस जो है रक्तदान को प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है कि भाई ब्लड डोनेशन के लिए लोग जागरूक हो। तो इस बार इसकी जो थीम है वो रही रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। तो ये इसकी थीम है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये वर्ल्ड विश्व रक्तदाता दिवस, ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को। और रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं, ये इसकी थीम रही है। तो देखिए, आज के जो ये करंट अफेयर्स रहे हैं, इसके अलावा जो है वीकली का करंट अफेयर्स का जो है क्विज वाइज का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जरूर देखें ताकि आपके करंट अफेयर्स का एक बार रिवाइज भी हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।